हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टॉपिक भी अच्छे से कर लिया है। उस पे जितने भी इलस्ट्रेशंस बनते थे सभी केसेस मैंने आपको करा दिए। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। इन एक्टिविटीज़ के बाद हम जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर बढ़ेंगे। और वही क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट्स फाइनल्स में आते हैं। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पहले एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें मैं आपको उसके फॉर्मेट के बारे में भी समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ that result in change in the size and composition of owner's capital, including equity and preference share capital and borrowing of the enterprise. So students, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर शॉर्ट में बोला जाए आसान भाषा में तो उसको उधार लेना बोलते हैं। और उधार लेने के कई तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डेट भी ले सकते हैं, और आप शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू भी पैसा उठा सकते हैं। आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी ओनर की कैपिटल, अब जितने भी लोग आपको उधार देते हैं, ज़्यादातर जो शेयर कैपिटल से आप उधार लेते हैं वो ओनर कहलाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और जो बाकी लोग होते हैं वो डेट कहलाते हैं। तो बेसिकली ओनर कैपिटल और डेट में जो भी चीज़ें आप उधार पे, जो भी पैसा आप उधार पे लेते हैं, दोनों ही ज़रिए से उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और याद रखिएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लायबिलिटीज़ के रूप में हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आप लायबिलिटीज़ के कॉलम में देखना, एसेट के कॉलम में इसका कोई भी काम नहीं होता है। एसेट वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स। तो ये किसी भी तरीके से पैसा उठाते हैं तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इक्विटी और बोरोइंग्स में क्या फ़र्क है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पहले की क्लासेस में पढ़िएगा स्टूडेंट्स। इक्विटी बेसिकली शॉर्ट में अगर बताया जाए तो इसमें कोई बाउंडेज नहीं होती है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आपको जो भी पैसा आपने लिया है आप कभी भी लौटा सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं होती है। लेकिन बोरोइंग्स में जो भी पैसा आप लेते हैं वो आपको एक टाइम लिमिट में लौटाना होता है, इंटरेस्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट है इसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरह। सो सबसे पहले जो इसमें पार्ट आता है हम करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिखना है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा आपके पास कैसे कैसे आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप शेयर इशू कर दें अपनी कंपनी के। ठीक है, शेयर इशू करके आप पैसा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो कहलाएगा वो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी इशू ऑफ शेयर्स होता है, पैसा आपको मिलता है, तो वो आ जाता है ऐड वाले कॉलम में। इसमें आपको इतना याद रखना है कि प्रीमियम आपको इंक्लूड करके चलना है। अब कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल तो दी होगी, साथ साथ में एक अलग कॉलम में सिक्योरिटीज प्रीमियम करके दिया होगा और उसका अमाउंट भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी अमाउंट पिछले साल से इस साल में बढ़ा होगा। तो इसका मतलब है जो भी अमाउंट वो बढ़ा है उसमें उसको आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको करना है। याद रखिएगा, चाहे खरीदने की बात हो चाहे बेचने की बात हो, प्रीमियम है तो आपको प्लस ही करना है, शॉर्ट में बोला जाए तो। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, मतलब ज़्यादा में भी इशू कर सकते हो और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। तो डिस्काउंट वाली चीज़ जो है वो आपको नहीं लिखनी है, माइनस उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, उसको देखना भी नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम वाला है तो प्रीमियम आप उसमें ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर और शेयर वाला लगभग एक ही केस है, दोनों ही तरीके से आप कैश इनफ्लो कर रहे हैं। लोन रिसीव्ड, अब हम तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं जिसमें हम उधार का पैसे ले रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से। अब इसमें बैंक हो सकती हैं। अब देखिए उधार का पैसा, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये चीज़ें आपको पहले भी बताई गई हैं स्टूडेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको वापस लौटाना होता है बैंक को। और कैश क्रेडिट भी वो पैसा होता है जब आप
बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो आपके नाम पे एक अकाउंट खोल देते हैं और वो लोन का अमाउंट उसमें डाल देते हैं। अब आप जितना भी अमाउंट उसमें से निकालते हैं वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो है दोनों ही करंट लायबिलिटीज़, तो बहुत जल्द आपको चुकानी होती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन जो है वो आपको मिल गया है, यहाँ पे कैश इनफ्लो हो गया है, ऐड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स भी यहीं पे आएगा स्टूडेंट्स, तो किसी भी तरह के लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे लिखने हैं। हाँ बस इतना याद रखना, क्रेडिटर्स वाला यहाँ पे मत लिखना, बिल्स पेबल वाला यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद होगा आपको करंट लायबिलिटीज़ में आता है और जो कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बस शॉर्ट टर्म में दो ही चीज़ें आएंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम वो वाली चीज़ें भी कर लेते हैं जो आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें सब्ट्रैक्ट करने वाली भी कुछ चीज़ें, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब स्टूडेंट्स जब भी रिडेम्पशन वर्ड आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि हम पैसे लौटा रहे हैं लोगों के और उनसे शेयर्स वापस खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने इशू किए थे एक समय पे, अब हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। हमने लोगों से बोला आप हमारे शेयर्स लौटाइए, उसके बाद हम उनको पैसे दे देते हैं जितने उन्होंने दिए थे और प्लस जो भी प्रॉफिट होगा या डिविडेंड होगा उसको साथ में दे देते हैं। तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो हुआ, तो इसका मतलब है ये लेस हो जाएगा। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो बिल्कुल उसी तरह प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स को हम लौटाते हैं तो इस तरीके से पेमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा रिडेम्पशन वर्ड इक्विटी शेयर्स के साथ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, रिडेम्पशन वर्ड कभी भी इक्विटी शेयर के साथ यूज़ नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स अगर आप एक बार इशू कर दे, कोई भी कंपनी इशू कर दे तो उसको वापस नहीं लेना होता। हाँ, एक ऑप्शन होता है बाय बैक का, कंपनी लोगों से पूछ के अगर वो चाहते हैं तो कंपनी उसको वापस खरीद सकती है। ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब तो होता है कि एक जिम्मेदारी थी जो कि पूरी हो गई, लेकिन बाय बैक एक ऑप्शन होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसमें भी स्टूडेंट्स अगर कोई प्रीमियम होता है इक्विटी शेयर में तो वो आपको प्लस करके बाय बैक करना है। तीनों ही केस में कैश हमारे पास से जाएगा क्योंकि हम शेयर्स वापस ले रहे हैं और उनका कैश दे रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट वर्ड का मतलब होता है उधार चुकाना। तो जब भी हमने कोई लोन लिया था, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब लोन लिया होगा तो लायबिलिटी बढ़ी होगी और जब हम उसका अमाउंट चुका देंगे तो लायबिलिटी ही कम होगी, तो फ़र्क तो लायबिलिटी पे ही पड़ा ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो लोन हम देते हैं किसी को, ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोन देना भी तो एक तरह से लायबिलिटी हो गई। नहीं स्टूडेंट्स, लोन देना हमेशा एसेट होती है, लायबिलिटी नहीं होती। तो लोन देना और लोन चुकाना, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो लोन चुका रहे हैं इसका मतलब हम अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। कुछ और चीज़ें स्टूडेंट्स उसके बारे में भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो अगली चीज़ आ रही है वो है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ये पहले भी आपने सुना है स्टूडेंट्स। इंटरिम डिविडेंड कब आया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आया था, याद कीजिए स्टार्टिंग में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं, याद है आपको? ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल जितना भी हमने डिविडेंड दे दिया है, जाहिर सी बात है वो शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया था, तो इसीलिए गाय और बछड़े वाली बात आ गई, तो ये लेस हो जाएगा। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड जो होता है अगर वो भी दिया है तो लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, जो भी आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, किसी भी लोन पे अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, वो भी लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें से याद कीजिए कुछ चीज़ें दो जगह आती थी, जैसे इंटरिम डिविडेंड आता था, उसी तरह इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर भी आता था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता था। तो जब हम पूरा टेबल दोबारा करेंगे या पूरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पता होगा। और ये एक चीज़ का जो अमाउंट है ये दोनों जगह आता है, एक जगह ऐड होता है तो दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट होता है। ये सब हम आगे करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन लोन्स के बाद आता है अंडर राइटिंग कमीशन इन रेजिंग शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाती है तो कभी कभी वो गारंटर उसको गारंटर की ज़रूरत होती है जो गारंटी दे या उसकी एक तरह से लोगों के सामने ट्रस्ट रखे कि ये कंपनी अच्छी है और आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। अब इसके लिए कई लोग होते हैं जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, बैंक्स हो गई और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ऐसे लोगों को एक कमीशन देना होता है स्टूडेंट्स, जिनको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। मतलब वो लोग एज अ गारंटर एक साइन कर देते हैं, गारंटी ले रहे हैं आपकी, तो इसीलिए अंडर राइटिंग बोला जाता है उसको। तो ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है, क्योंकि ये शेयर और डिबेंचर इशू करने में यूज़ हुआ है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये भी एक खर्चा है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में दिया होगा तब आपको इंक्लूड कर देना है। इसका मतलब है कि ये लेस होगा क्योंकि खर्चा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इतना ही है इसमें, इससे अलावा नहीं है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो भी एक्टिविटीज़ आएगी, अगर प्लस में आंसर आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखिएगा, नेगेटिव आंसर आता है तो कैश यूज्ड इन लिखिएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इतनी आसान है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आने वाली क्लासेस में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और टेबल बना के इसकी भी क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।